Good morning, students. Today we will continue our fifth chapter, coal and petroleum. Coal and petroleum. Okay. Coal and petroleum are the natural resources. ये हमने आपको कल बताया था. नेचुरल रिसोर्सेज और ऑफ टू टाइप्स. नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. एक इनएक्सहॉस्टेबल यानी कि जो अबंडेंट क्वांटिटी में है और ख़त्म नहीं होते, जैसे एयर, वाटर, जैसे एयर है, सनलाइट है, ये इनएक्सहॉस्टेबल है. और एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं? ऐसे एक नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और जिनको हमें केयरफुली यूज़ करना है. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर. आपको 7th क्लास में वाटर के बारे में भी बताया गया था कि केयरफुल एंड वाइजली यूज़ ऑफ वाटर. तो ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड अमाउंट में हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे. तो एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स अब एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं आपके? कोल, पेट्रोलियम, कोल के बारे में मैंने आपको कल पढ़ा दिया था. कोल इज formed by the dead vegetation after millions of years. डेड वेजिटेशन से आपको हज़ारों साल बाद क्या मिलता है? कोल मिलता है. पेट्रोलियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ऑल दीज आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल. इन सारों को आप क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं. ये सारे ही हमको हज़ारों साल बाद डेड ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल.
आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पेट्रोलियम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द डेड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके मरने गलने से पेट्रोलियम बनता है। जो ऑर्गेनिज्म समुद्र में रहते हैं या वो मर जाते हैं तो उनके ऊपर सैंड, क्ले डिपॉजिट होती जाती है, प्रेशर और टेम्परेचर हाई होता जाता है और फिर हज़ारों साल बाद हमको क्या मिलता है? ये पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोल और डीजल ये सब जो है वो हमको किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। और रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। अब ये आपको हाउ वी गेट द पेट्रोलियम तो आपको पता चल ही गया कि आपको पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम जो है वो जो ऑर्गेनिज्म सी में रहते हैं उनकी डेड बॉडी से हज़ारों साल में बनता है, एब्सेंस ऑफ एयर और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, हमारा टॉपिक क्या है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। Refining of petroleum. Petroleum is a dark oily liquid. It has unpleasant odor. पेट्रोलियम कैसा होता है? डार्क कलर का, गहरे कलर का लिक्विड होता है जिसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, एक्सेट्रा। तो जो आपको पेट्रोलियम मिलता है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं। क्या क्या होता है उसमें? पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वैक्स होता है, पैराफिन्स होता है और पेट्रोलियम गैस होती है। ये सारी चीज़ों का मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है? पेट्रोलियम कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अब जो पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स, ये सब पेट्रोलियम गैस, इन सबको अलग अलग करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाती है। क्या कहलाती है वो? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाती है। अब इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और वह जगह जहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनिंग करी जाती है वो क्या कहलाती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी कहलाती है। क्या कहलाती है वो? पेट्रोलियम रिफाइनरी कहलाती है। अब देखिए आपको वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। पेट्रोलियम और उसके अलग अलग यूजेस आपको बताए जा रहे हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के यूजेस। जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म जिसको आप एलपीजी कहते हैं। तो आपके घर में जो सिलेंडर आता है वो एलपीजी गैस सिलेंडर कहलाता है ना, तो आप उसको यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म यानी कि जब एलपीजी का आप क्या यूज़ करते हैं? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के लिए और होम्स में भी फ्यूल के लिए यूज़ की जाती है। पेट्रोल का यूज़ आपको पता है, मोटर फ्यूल होता है, एविएशन फ्यूल होता है यानी हवाई जहाज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोल का यूज़ किया जाता है।
केरोसिन, केरोसिन स्टोव्स में फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, लैंप्स में यूज़ होता है और जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मशीनरीज, मोटर व्हीकल्स जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, इन सब के लिए, जनरेटर के लिए फ्यूल के तौर पे कौन यूज़ होता है? डीजल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ल्यूब्रिकेंट के तौर पे यूज़ होता है। जो पैराफिन वैक्स है तो उसको ऑइंटमेंट में, कैंडल्स में, वैसलीन में, इन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। हमने आपको बताया था कि नाउ-अ-डेज इन प्लेस ऑफ कोल तार अनदर पेट्रोलियम कंस्टिट्यूट इज़ यूज्ड विच इज़ नोन एज बिटुमिन। कल आपको बताया था ना जब हम कोल तार पढ़ा रहे थे कि अब कोल तार की जगह पे एक पेट्रोलियम कंस्टिट्यूट जिसका नाम बिटुमिन होता है उसका यूज़ किया जाता है रोड सरफेसिंग के लिए, यानी कि रोड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बिटुमिन का यूज़ भी आपको पता चल गया है कि पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में यूज़ किया जाता है। तो आपको यूजेस समझ में आ गए पेट्रोलियम कॉन्स्टिट्यूट के कि आप कहाँ कहाँ पर इनको यूज़ करते हैं। Many useful substance are obtained from petroleum and natural gas। इसके अलावा भी और दूसरे कई फ़ायदेमंद यानी सब्सटेंस जो है वो हम किससे निकालते हैं? पेट्रोलियम से निकालते हैं। These are termed as पेट्रोकेमिकल। और ये यूजफुल सब्सटेंस को आप क्या कहते हैं? जो इसके मतलब पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस, पैराफिन के अलावा जो दूसरे सब्सटेंसेस पेट्रोलियम से मिलते हैं इनको हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल। ये दूसरे सब्सटेंसेस को आप पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। These are used in manufacturing of detergents, fibers such as the polyester, नायलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा। जब हमने आपको सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ाए थे तो उसमें बताया था ना कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स से सिंथेटिक फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर और नायलॉन ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस। और हाइड्रोजन गैस जो नेचुरल गैस से निकलती है वो फर्टिलाइजर्स में यूज़ की जाती है, यूरिया बनाने में। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। मतलब कमर्शियल इम्पोर्टेंस की वजह से आप पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। Our next topic is natural gas। अब हम कौन सा वाला अपना फॉसिल फ्यूल पढ़ना है? 3rd नंबर का नेचुरल गैस। Natural gas is also a very important fuel because it is easy to transport through the pipes। जैसे कि LPG तो हम सिलेंडर से लेते हैं, लेकिन नेचुरल गैस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फ्यूल क्यों है? क्योंकि वो किससे आ जाती है? पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई हो जाती है। जहाँ पे वो पाई जाती है वहाँ से पाइपलाइन डालकर जहाँ पे यूज़ होना है वहाँ तक। Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas।
और नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, इसलिए इसको आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। आपने CNG का नाम सुना है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड इन पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के लिए भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। इट इज़ नाउ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज ऑफ लेस पॉल्यूटिंग। इट इज़ द क्लीनर फ्यूल। अब CNG का आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किसके लिए किया जा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब लेस पॉल्यूटिंग, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे आपको पता ही है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन CNG जो है वो लेस पॉल्यूटिंग गैस है और सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा फ्यूल है, इसलिए आजकल सबसे ज़्यादा CNG का यूज़ हो रहा है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली for burning in the homes and factories where it can be supplied through pipes। अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि सबसे बड़ा एडवांटेज CNG का ये है कि जहाँ पे इसको जलाने की ज़रूरत होगी, चाहे होम्स हो चाहे फैक्ट्रीज हो, वहाँ डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू पहुँच जाती है। Such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places। गुजरात का जो बड़ौदा शहर है वहाँ पर, दिल्ली के कुछ हिस्सों में और बाकी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ये पाइपलाइन डली हुई है। किसके लिए? CNG के लिए। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो नेचुरल गैस का भी इसलिए यूज़ किया जाता है केमिकल्स बनाने के लिए और फर्टिलाइजर्स बनाने का स्टार्टिंग मटेरियल है नेचुरल गैस भी। इंडिया हैज़ द वास्ट रिसोर्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास बहुत बड़ा रिसोर्स है नेचुरल गैस का। इन आवर कंट्री इट इज़ फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोदावरी डेल्टास, इन सब जगहों पे नेचुरल गैस जो है वो पाई जाती है। ये आपका नेचुरल गैस हो गया। अब हमारा टॉपिक है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। हमने आपको कल ही बताया था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनको हम क्या कहते हैं, और जो ख़त्म हो जाते हैं यानी एक दफ़ा यूज़ हो जाए उसके बाद यूज़ नहीं हो सकते, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है? फॉसिल फ्यूल हैं, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, ये सब क्या है? एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम are formed by the dead bodies of living organisms after millions of years। कोल और पेट्रोलियम हमें कैसे मिलते हैं? बहुत हज़ारों साल बाद मिलते हैं वो हमको। किसकी बॉडीज से? लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स जब मिट्टी में मिल जाते हैं और हज़ारों साल बाद उनसे कोल और पेट्रोलियम मिलता है हमको। और उन कुछ ही साल में जो उनका रिज़र्व है हमारे पास, इट विल लास्ट इन फ्यू 100 ईयर्स। कुछ ही साल में कोल और पेट्रोलियम का रिज़र्व जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। और बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स क्रिएट द पॉल्यूशन। मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। आप जितना कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सारी चीज़ों का जो यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो
एयर का पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड विद द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से भी इनका यूज जो है वो लिंक्ड है। और ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पिघल रही है, तो उससे गर्मी जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। इसको आप क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। It is therefore necessary that we should use these fuels only when absolutely necessary। इसलिए हमको ये क्या ज़रूरी हो गया है? ये ज़रूरी हो गया है कि हम इन फ्यूल्स को तभी यूज़ करें जब हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आ गया आपकी समझ में कि ये इस दो बातें कही गई हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है वो एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी एक दफ़ा यूज़ हो जाते हैं तो फिर यूज़ नहीं कर सकते हम उनको, ये ख़त्म होने की कगार पर हैं इसलिए, और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत हज़ारों साल में बहुत धीरे धीरे बनते हैं, और इनको यूज़ करने से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए कि एक तो ख़त्म हो रहे हैं, बहुत देर में बनते हैं और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको केयरफुली और वाइजली यूज़ करना चाहिए इनको, इन नेचुरल रिसोर्सेज को। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, smaller risk of global warming and their availability for the longer period of time। अगर आप इनको केयरफुली यूज़ करेंगे तो इससे आपको कितने फ़ायदे होंगे? ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा भी कम हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक आप इनको पा सकेंगे, एकदम से ख़त्म जल्दी नहीं हो जाएंगे और आपका पॉल्यूशन भी फ्री हो जाए, पॉल्यूशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इन इंडिया, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन advises the people how to save petrol and diesel। They give the following tips। अब इंडिया में जो आपका पेट्रोलियम कंजर्व रिसर्च एसोसिएशन है उसने कुछ एडवाइजेस दी हैं किसको? लोगों को, कि वो किस तरीक़े से पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ड्राइव एट द कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल, यानी कि आप एक ही स्पीड से गाड़ी चलाएं जो कि इसी हो मॉडरेट हो, यानी कि ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा तेज़ हो। जैसे देखा है आपने कि लोग कैसे भगा के जाते हैं कि डर लगता है जब गाड़ी पास से निकलती है, ना ऐसी स्पीड हो ना चीटी की चाल की स्पीड हो, मॉडरेट स्पीड से आप गाड़ी चलाएं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। आप इंजन बंद कर दें, यानी गाड़ी बंद कर दें जहाँ पे आपको क्या करना हो, ट्रैफिक लाइट का इंतज़ार करना हो या और किसी वजह से आपको इंतज़ार करना हो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और हमेशा देखें कि आपके टायर में हवा कितनी है, बराबर हवा रखें। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और गाड़ी का मेंटेनेंस भी रखें, यानी कि उसकी जो भी मतलब हो उसमें काम वगैरह अच्छे से कराते रहें और उसको गुड कंडीशन में रखें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पेट्रोल और डीजल का केयरफुली यूज़ कर सकते हैं। Finished our chapter. Now the exercises of the lesson.
पेज नंबर है 62। फिर इंदिरा बैंक फॉसिल फ्यूल्स आर देश देश एंड देश। तो आप सभी को पता है फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, एंड नेचुरल गैस। अब सेकंड वाला देखिए, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूंट हैं उनको अलग अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था ना, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। सेकंड वाले में पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग। थर्ड वाला देखिए, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। गाड़ियों के लिए सबसे कम पॉल्यूटिंग व्हीकल्स कौन सा है? अब भी बताया था मैंने आपको, CNG। फिफ्थ वाला है ट्रू फॉल्स। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल को आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं? नो। CNG is more polluting fuel than petrol? No। अभी मैंने आपको बताया था लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है CNG, तो इसका भी क्या होगा? फॉल्स। थर्ड वाला देखिए, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कल हमने आपको बताया था कि कार्बन की प्योर फॉर्म क्या है? कोक। थर्ड वाला जो आपका है वो ट्रू। Coal tar is a mixture of various substances
कोल तार भी अबाउट 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, 2 मिली। फोर्थ वाला भी आपका फिफ्थ वाला देखिए, केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। केरोसिन क्या फॉसिल फ्यूल नहीं है, फॉल्स है, केरोसिन भी फॉल्स है। We have finished the exercises.